तो 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, राइट। प्लीज ध्यान देना, लास्ट लेक्चर में मैंने क्या क्या चीजें बताई थी गाइज आप लोगों को। कोई हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया था, बताओ जरा एक बार। लास्ट लेक्चर में पार्टनरशिप का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया था? फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन हुआ था, राइट। ओके, आ जाओ, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुन्ना प्लीज ध्यान देना सब लोग। ओके, सो ध्यान दे बेटा, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। लिखना है नहीं लिखना, ये ध्यान देगी, ट्राई कर लिखना, देख ट्राई कर। पेज नंबर है इसका 24, क्वेश्चन नंबर 1, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 1। सब लोग साथ में बेटा, प्लीज ध्यान देना। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दो बच्चों। सो हम लोग फाइनल अकाउंट देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में फाइनल अकाउंट कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट, ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। आज हम लोग धीरे धीरे से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। बहुत सिंपल है, फाइनल अकाउंट सबसे आसान है, क्योंकि आपको करना क्या है, क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसको बस सही जगह रखना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं एक बार तरीका समझ लो। सब लोग प्लीज ध्यान देना, स्टॉप राइटिंग, है ना, ध्यान दो। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, मुन्ना प्लीज ध्यान दे। तो दया एंड क्षमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 1:1। 1:1 मतलब कौन सा रेशो है, इक्वल। 2 रुपये प्रॉफिट हुआ तो दोनों 1-1, 4 रुपये प्रॉफिट हुआ तो दोनों 2-2, 10 रुपये प्रॉफिट हुआ तो दोनों 5-5, 1 रुपया प्रॉफिट हुआ तो दोनों 50 पैसा 50 पैसा, यस और नो। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, कितनी चीजें दिए बताओ, 1 और 2, ये 2 चीजें दी है। इन दोनों के भरोसे करना क्या है, ध्यान देना, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, यस और नो। ये चीज समझ में आई सभी को, बहुत इजी है, प्लीज ध्यान देना बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। अब सब लोग सिर्फ 1000% कॉन्सेंट्रेट करना। सबसे पहले करना क्या है, क्वेश्चन रीड करना है। ये ट्रायल बैलेंस आपको दिया है, सारे डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस। पहले बता देता हूँ, पेशेंस गेम है, यहाँ घाई नहीं करना है, बिल्कुल भी शांति में, रिलैक्स, लंबी सांस लेके, बिल्कुल घाई नहीं करना है। एक जगह गलती हुई, पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट का सम भसक जाएगा, आई मीन टैली नहीं होगा, भसक जाएगा। अब बच्चे और सोचेंगे क्या बोला मास्टर। सो डेबिट बैलेंस में आपको स्टॉक दे दिया है। परेड कौन सा है, परेड का एंडिंग डेट है 31 मार्च 19, तो स्टार्टिंग डेट क्या रहेगा, 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19, राइट। सो 1 अप्रैल 18 ये स्टार्ट डेट है और 31 मार्च 19 ये एंड डेट है, यानी क्लोजिंग डेट है। ध्यान दो, आ जाओ इधर, आके बैठ जाओ आप इधर आओ सामने, फैन के नीचे। हाँ हाँ, इधर मच्छर नहीं काटेगा। प्लीज साथ में रहना बेटे सब लोग। स्टार्ट डेट और एंड डेट आपको सब कुछ दिया हुआ है, बरोबर, ध्यान देना अभी। सो ओपनिंग डेट का आपको स्टॉक दिया है, कौन सा स्टॉक रहेगा फटाफट से बताओ। हाँ मुन्ना, वेरी गुड, ओपनिंग स्टॉक रहेगा। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। याद है, बनाया था मैंने ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक और ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक, बरोबर। चलो आगे, उसके बाद बिल रिसीवेबल, बोल बेटा कहाँ जाएगा, सानिका, बैलेंस शीट के एसेट साइड में।
बिल रिसीवेबल ये एसेट है, डेटर्स एसेट है, एनी अमाउंट रिसीवेबल इज योर एसेट। वेजेस एंड सैलरी, डेटर्स, बैड डेट, परचेज, मोटर कार, ये सारे डेबिट बैलेंसेस और इस साइड में सारे क्रेडिट बैलेंसेस दिए हैं, राइट। और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है। ऊपर कहीं बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, ऊपर ट्रायल बैलेंस में कहीं क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है क्या? नो, बस इतना बोला है साल के आखिरी में क्लोजिंग स्टॉक था 40,000 का। ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है। क्या है बेटा? ये अनरिकॉर्डेड, मतलब 40,000 के क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट देना बाकी है, इसीलिए इन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया। वन मोर टाइम बोलो बेटा, क्या चीज है? 40,000 के क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट देना बाकी है, ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है, इसीलिए इन्होंने कहां पे दिया? एडिशनल इंफॉर्मेशन में। यस और नो? वहां पे चेयर है पीछे, अगर चेयर पे ऐसे पैर लंबे करके बैठना है तो देखो चेयर ले ले, वहां पे उस पर स्पंज लगाया हुआ है, वहां पे आराम से बैठ सकते हो, बट ध्यान दो सिर्फ अच्छे से। उसके बाद आगे बोला है डेप्रिसिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी एट 5% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। क्या मतलब है इसका? बिल्डिंग और मशीन को, ध्यान देना मुन्ना, बिल्डिंग और मशीन को क्या किया? डेप्रिसिएट किया। डेप्रिसिएट करना है मतलब क्या करना है बेटा? उसकी वैल्यू कम हो गई। सर क्यों कम हो गई? यूज करने की वजह से। एंड डेप्रिसिएशन इज योर एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन इज योर एक्सपेंस, लॉस नहीं है वो। जब भी आप कोई एसेट यूज करते हो तो एसेट यूज करने की वजह से उसकी जो वैल्यू कम होती है, तो जितने से वैल्यू कम हुई उस अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। तो बिल्डिंग और मशीन पे डेप्रिसिएशन रहेगा। कहाँ है बेटा बिल्डिंग और मशीनरी? ये मशीन, और बिल्डिंग कहाँ है? बिल्डिंग, बिल्डिंग ये बिल्डिंग एसेट है ना, तो डेबिट बैलेंस के अंदर में ही मिलने वाली है। एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। देखो आपको डेबिट बैलेंस वाले कॉलम में सब आपको यही आइटम मिलने वाले हैं। और क्रेडिट बैलेंस में क्या मिलने वाला है? लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम एंड गेन। उसके बाद बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ 3,000। बिल रिसीवेबल में कुछ ऐसे बिल थे जो डिसऑनर हो चुके, जिनका अपमान हो चुका, जिनसे पेमेंट नहीं आने वाला है, उस बिल का पेमेंट अब रिसीव नहीं होगा। क्या करना है? मतलब क्या है उसका देखेंगे एडजस्टमेंट सॉल्व करते समय। कहाँ है बिल रिसीवेबल? देखो तो, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल कहाँ है? ये है। यस और नो? और बिल का पेमेंट नहीं आएगा मतलब क्या रे बेटा? आपका डेटर्स बढ़ जाएगा। मतलब ध्यान से सुन, मेरे पास एक बिल रिसीवेबल था, मुन्ना प्लीज ध्यान दो सब लोग, आगे एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक आएगा इसी 12th में, उससे रिलेटेड है। मेरे पास एक बिल रिसीवेबल था, उस बिल के अंदर में ये वेदांत ने साइन करके दिया हुआ था कि ये पैसा देगा ड्यू डेट पे, तो मैंने इससे बिल रिसीवेबल ले लिया। ड्यू डेट पे इसने पैसे नहीं दिए, मतलब बिल का क्या हो गया? डिसऑनर। ड्यू डेट के दिन बिल का पैसा नहीं मिला, बिल रिसीवेबल का पैसा नहीं मिला, मतलब बिल क्या हो गया? डिसऑनर। तो बिल रिसीवेबल नाम की एसेट खत्म हो गई, और जैसे ही बिल डिसऑनर हो गया, अब ये डायरेक्टली मेरा क्या बन जाएगा? डेटर। तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ तो उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाता है? बिल रिसीवेबल अकाउंट पे और डेटर अकाउंट पे। वन मोर टाइम, बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ तो उसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा बेटा? एक बिल रिसीवेबल अकाउंट और एक दूसरा डेटर्स पे। यस और नो? जब भी किसी पार्टी से बिल का पैसा आना बाकी है और अगर वो बिल डिसऑनर हो जाता है तो बिल रिसीवेबल का इम्पैक्ट कहाँ जाता है? थोड़ा सा एक आपको हिंट दे दूं क्या इसके बारे में? ध्यान से सुनना, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा लॉजिकली बताता हूँ, प्लीज ध्यान दो। ये देखो, ये मैं हूँ और ये जानवी है। मैंने जानवी को क्रेडिट बेसिस पे गुड सेल किया, कितने का? 1,000 का। मुझे जानवी पे भरोसा नहीं था, मैंने जानवी के ऊपर एक बिल ड्राफ्ट किया। जानवी को बोला चल इस बिल को एक्सेप्ट कर। मुन्ना ध्यान देना पड़े सब लोग। जानवी को क्या बोला? इस बिल को एक्सेप्ट कर। जानवी ने ये बिल एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करना मतलब जानवी ने साइन करके मुझे दे दिया। जैसे ही जानवी ने साइन करके पेपर मुझे दिया, ये पेपर मेरे लिए बन गया बिल रिसीवेबल। मेरे लिए तो आना बाकी है, और जानवी के लिए क्या बन गया? बिल पेएबल। पहले ये क्या था? पहले ये एक तुच्छ ड्राफ्ट था। मैंने जानवी के ऊपर एक ऑर्डर ड्राफ्ट किया। देखो सुनो सुनो बेटा, सब लोग ध्यान देना। मैंने जानवी को उधारी में माल बेचा 1,000 का, मुझे जानवी पर भरोसा नहीं था, मैंने एक ऑर्डर, एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, उसमें एक ऑर्डर लिखा, ऑर्डर दिया जानवी को, तू इतने समय बाद इतना इतना पैसा देगी, ये एक ऑर्डर है पेपर पे लिखा हुआ, चल इस ऑर्डर को तू एक्सेप्ट कर।
जैसे ही जानवी इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेगी, उसकी साइन कर देगी, अब ये ऑर्डर क्या बन जाएगा, ये ऑर्डर बन जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का टॉपिक आगे है। ये ऑर्डर क्या बन जाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और ये मेरे लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन गया बिल रिसीवेबल, जानवी के लिए बन गया बिल पेएबल। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। पहले मैंने जानवी को माल बेचा उधारी में, जानवी अकाउंट डेबिट टू सेल, कितने का माल था, 1000। मुझे जानवी पे भरोसा नहीं था, मैंने जानवी के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया, जानवी ने बिल एक्सेप्ट किया, बोल बेटा हाँ, जानवी ने बिल एक्सेप्ट किया और मेरे पास में बिल आ गया, तो मैंने एंट्री पास करी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जानवी अकाउंट। ये देखो मेरे पास बिल आ गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू जानवी। जानवी ने मुझे बिल रिसीवेबल नाम की एसेट दे दी। अगर जानवी ने कैश दिया रहता तो यहाँ पे क्या लिखता, कैश अकाउंट डेबिट टू जानवी। गोल्ड दिया रहता तो गोल्ड अकाउंट डेबिट टू जानवी। चेक दिया रहता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जानवी। बिल रिसीवेबल दिया उसने मुझे तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जानवी। अब जानवी एज अ डेटर खत्म हो गई, अब जानवी एज अ डेटर खत्म हो गई। अब जानवी से बिल का पैसा लेना है। अब जानवी से पैसा कब लूंगा मैं, मान लो ये बिल था 3 महीने का, तो 3 महीने बाद मैं जाऊंगा जानवी के पास, जानवी को ये बिल रिसीवेबल दे दूंगा और जानवी मुझे क्या देगी, पैसे। 3 महीने बाद मैं गया जानवी के पास, जानवी ने पैसे दे दिए, कैश अकाउंट डेबिट 1000 और मैंने जानवी को क्या दिया, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल आया तब डेबिट किया था ना, खत्म। अब बोल बेटा, नहीं बिल पेबल मेरा है नहीं, बिल पेबल तो जानवी का है। अकाउंटिंग किसके बुक में चल रही है, हरीश के बुक में। यस और नो, बरोबर है। सो जानवी ने मुझे क्या दिया, बिल रिसीवेबल नाम की एसेट दी, तो मैंने क्या लिखा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जानवी। जानवी ने कैश दिया रहता तो कैश अकाउंट डेबिट टू जानवी। जानवी ने चेक दिया रहता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जानवी। जानवी ने बिल रिसीवेबल दिया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जानवी। अब हुआ क्या, ड्यू डेट के दिन जानवी ने पैसे दिए नहीं, दिए नहीं मतलब बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। बिल क्या हो गया, डिसऑनर। अब जैसे ही बिल डिसऑनर हो गया, मैंने जानवी को बोला, जानवी अब बिल वगैरह सब साइड में रख, तू मेरी फिर से डेटर बन गई। ये बिल मिला था तब का एंट्री था ना, बिल रिसीवेबल रिसीव्ड, और अब बिल डिसऑनर हो गया तो अपोजिट एंट्री, बिल डिसऑनर। तो देखो जानवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, जानवी मेरी फिर से क्या बन गई, डेटर। तो जब बिल डिसऑनर होता है तो जब बिल मिला था वो जो एंट्री पास किया था ना, उससे अपोजिट एंट्री पास कर देना। हाँ प्रश्न में लिखा हुआ है ना, लिखा है ना क्वेश्चन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में, बिल डिसऑनर हो गया। तो जब बिल डिसऑनर होता है तो बिल रिसीवेबल क्या हो जाते हैं, कम। देखो असेट को क्रेडिट किया और डेटर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। सो डेटर्स इंक्रीज हो गए, जानवी अब मेरी क्या बन गई, डेटर, और बिल रिसीवेबल क्या हो गया, कम हो गया। यस और नो। सो कहने का मतलब क्या है, देखो आगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का टॉपिक है, उसमें ये डिटेल में पूरे टॉपिक में ये ही खेलना है बिल। बट यहाँ पे पार्टनरशिप टॉपिक के अंदर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिसऑनर का आया, इसलिए मैं बस आपको इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी बिल डिसऑनर हो जाएगा तो बिल रिसीवेबल कम हो जाएंगे और डेटर्स बढ़ जाएंगे। तो उसकी एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ होगी, बिल रिसीवेबल और डेटर्स में, बरोबर है। यहाँ पे पार्टनरशिप टॉपिक में बस इतना ध्यान रखना, बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया तो एंट्री इफेक्ट क्या होगा उसका, बिल रिसीवेबल डिसऑनर मतलब बिल रिसीवेबल नाम की एसेट की वैल्यू हो गई 0, डिसऑनर हो गया, अपमान हो गया, मतलब उसकी वैल्यू खत्म हो गई। वैल्यू खत्म होगी तो असेट कम, बरोबर, और डेटर्स बढ़ जाएंगे जिससे भी वो बिल का पैसा लेना था। सन्ड्री यानी मिसलेनियस, बरोबर। चलो आगे, उसके बाद आगे के एडजस्टमेंट में लिखा है गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज। इसका तो एंट्री नहीं किया, अरे देखिए पार्टनर ने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से गुड्स लिया था, उसका एंट्री नहीं किया। बताओ एंट्री क्या होना चाहिए था बाय द वे, बोलो तो। पार्टनर ने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से गुड्स विड्रॉ किया, क्या एंट्री होना चाहिए था, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स टू। पार्टनर ने गुड्स विड्रॉ किया 1000 का, बोलो एंट्री क्या होना चाहिए था,
ड्रॉइंग्स अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी डेबिट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली ड्रॉइंग पार्टनर्स के कैपिटल को ही तो कम करता है। सो ड्रॉइंग अकाउंट, हाँ, डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, गुड्स अकाउंट कभी बनाते हैं क्या? इसलिए मैं बोल रहा था बेसिक का लेक्चर अटेंड करो। सेल थोड़ी है, टू परचेज, वेरी गुड। सो ड्रॉइंग टू परचेज, माल कम हो गया ना बिजनेस से, लेकिन सेल नहीं है, तो क्या कम करो? परचेस कम करो। याद आया क्या? जब कभी भी बिजनेस से गुड्स कम हो जाता है लेकिन वो सेल नहीं है, फ्री सैंपल बांटा, याद आए फ्री सैंपल की एंट्री? फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेस, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस। माल चोरी हो गया, लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस। जब भी बिजनेस से माल कम होता है और माल कम होने की वजह अगर सेल नहीं है तो परचेस को क्रेडिट कर देना, परचेस कम कर दिया। तो इसका इंपैक्ट कहाँ कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल या ड्रॉइंग, दोनों में जो बोलना है बोलो। कौन सा पार्टनर है बेटा? दया। और दूसरा इंपैक्ट कहाँ जाएगा? परचेस पे। जितने भी अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है उनके दो इफेक्ट जहां जहां जाते हैं ना, वो दोनों जगह पे मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं। उसके बाद अगला एडिशनल इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ 1800 एज अ बैड डेट एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स। बैड डेट कितना है बेटा? राइट ऑफ 1800 एज अ बैड डेट। अच्छा, 1800 का जो था अमाउंट वो डूब गया, बैड डेट हो गया, डेटर्स कम हो गए, तो ये एक है न्यू बैड डेट। सर न्यू को बोला, न्यू क्यों बोला इसको? अरे एडिशनल इंफॉर्मेशन में अनरिकॉर्डेड है, अभी पता चला ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, इसलिए इसको न्यू बैड डेट। और ट्रायल बैलेंस के अंदर होता तो क्या होता? ओल्ड बैड डेट। और उसके बाद क्या बोला है? अब इसके दो इफेक्ट। बैड डेट की एंट्री क्या होती है बताओ तो? पैसा डूब गया उसकी एंट्री क्या होती है? बोलो, बोल सानिका। पैसा डूब गया, मुझे डेटर से पैसा लेना था, वो पैसा डूब गया, एंट्री क्या रहेगी? मुझे जानवी से 1000 रुपये लेने थे, उसने बोल दिया नहीं देती, जो करना है कर लो, डूब गए पैसे। बोलो क्या एंट्री करूंगा मैं? पैसा डूब गया, एक बनेगा बैड डेट अकाउंट, दूसरा जानवी अकाउंट। जानवी से लेना था ना, पैसा डूब गया, लॉस बढ़ गया, बैड डेट, लॉस है, लॉस का डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। बैड डेट की वजह से लॉस बढ़ेगा ना, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट। और जानवी से पैसे लेने थे, जानवी क्या है मेरी? डेटर। डेटर का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। डेटर्स बढ़ते हैं तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। अब जानवी से पैसे नहीं आएंगे तो जानवी एज अ डेटर बढ़ी या कम हुई? कम हो गई। कम हो गई तो जानवी को क्या करेंगे? जानवी यानी क्या? डेटर्स। तो एक इफेक्ट जाएगा बैड डेट पे और एक डेटर्स पे, यस और नो? तो देख लो इसमें डेटर कहाँ है? बैड डेट भी है और डेटर्स भी है। डेटर्स पे दो दो एडजस्टमेंट हो गई। जो जो आइटम पे एडजस्टमेंट है उस पर स्टार मार्क लगाना है। बहुत सिंपल है, मैंने पहले बताया था, पेशेंस का काम है पूरा। एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ना है, उसके दो दो इफेक्ट सोचने, और वो दो इफेक्ट जिस अकाउंट पे जा रहे हैं वो अकाउंट अगर ट्रायल बैलेंस में दिखता है तो उस पर स्टार मार्क लगा देना। वन मोर टाइम, जितने भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जो भी अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है, उसके दो दो इफेक्ट सोचने हैं, और वो दो इफेक्ट जिस अकाउंट में जा रहे हैं वो अकाउंट अगर ट्रायल बैलेंस में दिखते हैं, वो अकाउंट अगर ट्रायल बैलेंस में दिखते हैं तो उनके ऊपर स्टार मार्क लगा देना। सर स्टार मार्क क्यों लगाए? अरे बाबा जब मैं फाइनल अकाउंट बनाऊंगा तो मुझे समझ में तो आना चाहिए कौन कौन से अकाउंट पे एडजस्टमेंट है, अभी समझ में आ जाएगा स्टार मार्क का मतलब क्या। प्लीज ध्यान देना सब लोग। आगे बोला है आरडीडी मेंटेन करना है। ये तो पैसा डूब गया, ये तो चला गया, इसके अलावा लग रहा है कि और 5% डूबेगा, उसको कहते हैं आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। मतलब हम लोगों को और रिजर्व मेंटेन करना है 5%। मतलब हमें ऐसा लगता है कि जो भी आपके डेटर्स है उसमें से 5% और डूबने वाला है, यस और नो? इसीलिए लोग क्या बोल रहे हैं? आरडीडी क्रिएट करो 5% ऑन द डेटर्स। तो डेटर्स का 5% और डूबने की संभावना है, बरोबर है क्या? प्लीज ध्यान देना। ऑलरेडी 1800 डूब गया और ये बोल रहा है और 5% डूबेगा, ऐसी संभावना है, अभी तक डूबा नहीं है। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बेसिक्स में पढ़ा है सभी ने।
कि फ्यूचर में अगर लॉस होने की संभावना है उस लॉस को आज ही रिकॉग्नाइज कर लो। तो इसको भी हम लोग कहाँ पे लिख लेंगे, P&L के डेबिट साइड में ले लेंगे ना लॉस में, और डेटर्स कम कर देंगे बैलेंस शीट के असेट से। बरोबर है, ये बात समझ में आई, पक्की बात, हेलो, डन। चलो आगे, ये एडजस्टमेंट सबसे ज़्यादा काम किए, बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है इसी एडजस्टमेंट से, बैड डेट, RDD। ध्यान देना बेटा, इस एडजस्टमेंट के बगैर आपका पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा। गुड्स ऑफ ₹6,000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। 6,000 का माल बेच दिया बट उसके लिए कोई एंट्री किया ही नहीं। अब करना पड़ेगा क्या, बोलो, माल बेच दिया उसके लिए एंट्री कर लेते, डेटर बढ़ गए रहेंगे। कैश मत सोचना इसमें, कैश अगर सोचा तो क्या तकलीफ हो जाएगी मालूम है क्या, कैश का ऑलरेडी जो बैलेंस आया हुआ है ना हमारे पास, ये फुल एंड फाइनल बैलेंस रहता है। जनरली कैश बैलेंस को हम लोग छेड़ते नहीं है, तो हम लोग क्या अजम्पशन लेंगे, एडजस्टमेंट में जब भी ऐसा बोला है कि माल बेचा, एंट्री नहीं किया, तो क्या सोचना, उधारी में बेचा होगा। उधारी में बेचा है तो क्या बढ़ा देना, डेटर्स, डेटर्स टू सेल। बोलो कहाँ का इम्पैक्ट जाएगा, और कहाँ पे, भाई साहब डेटर्स पे तो 3 एडजस्टमेंट हो गई। सारी एडजस्टमेंट्स जहाँ जहाँ थी मैंने सब जगह टिक मार्क लगा दिया। बरोबर है, पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा, ट्रायल बैलेंस दिए हुए थे, सारे डेबिट बैलेंस दिए, सारे क्रेडिट बैलेंस दिए, हमें बोला है कि अकाउंट बनाओ, ठीक है मैं बना लेता हूँ। अब स्टेप नंबर 1 खत्म हो गई, क्वेश्चन पढ़ लिया, एडजस्टमेंट स्टार मार्क लगा दिया, है ना। एडजस्टमेंट कैसे स्टार मार्क लगाया, जो जो एडजस्टमेंट्स थी वो एडजस्टमेंट की एंट्री अगर मैं करता था तो कौन कौन से अकाउंट पे इम्पैक्ट आता था, वो सारे अकाउंट्स पे स्टार मार्क लगा दिया। अभी ध्यान से सुनना, आ जाओ मुन्ना, देख तो ज़रा प्लीज़, ध्यान दे बेटा। बोलो क्या नाम था इसका, क्वेश्चन नंबर 1, दया एंड क्या बनाना है बेटा इनका, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अलग बना लेता हूँ मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है ऐसे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। एक साथ बनाओ चलेगा, अलग अलग बनाए तो भी चलेगा। नए नए पहले 2-3 सम में हम लोग अलग अलग बनाएंगे, बाद में हम लोग मिक्स करना शुरू कर देंगे, है ना। बोल बेटा, नहीं दोनों के नीचे लिखना, बरोबर। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डन। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनाने के लिए बोला था, बैलेंस शीट। एज ऑन 31 मार्च 19, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, डन। एक पेज का ट्रेडिंग, एक पेज का, एक पेज से थोड़ी कम जगह होगी तो भी चलेगा, है ना। पौना पेज का ट्रेडिंग, आधे पौने पेज का P&L, या आधे आधे पेज का भी बनाए तो भी चलेगा। एग्जाम में एक एक पेज का बना लेना, है ना, सप्लीमेंट होती है हमारे पास, कंजूसी मत करना, आइटम के बीच में, 2 आइटम के बीच में एक लाइन की जगह छोड़ना। डन, ऑल सेट। बना लिया बेटा फॉर्मेट, लिख लिया प्रॉपर, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डन। लिखो जल्दी जल्दी से।
रोहित 7 बजे का करना, 6:30 है ना उसका टाइमिंग, 7:10 कर दे, 7:10, ठीक है। हाँ, अपने भी और यस के भी। डन, बनाओ बेटा, फॉर्मेट अच्छे से बनाओ। बनाया सभी ने फॉर्मेट? डन नहीं? इधर बेटा लाइव स्ट्रीमिंग जो देख रहा है, बना लिया मुन्ना फॉर्मेट सभी ने? ऑल सेट, आ जाओ। अभी देखो सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप, क्वेश्चन रीड कर लिया, एडजस्टमेंट मार्क कर लिया, देन फॉर्मेट बना लिया। चलो स्टार्ट करूँ सॉल्व करना। अभी देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला आइटम ले रहे मुन्ना, बता दो। मैं अब रेड पेन से यहाँ पे देख रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ। बोलो ओपनिंग स्टॉक, इस पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? नो, ओपनिंग स्टॉक पे स्टार मार्क है ही नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लिख दूँ डायरेक्टली। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। कितना है? 65,000, 65,000 लिखो। टू ओपनिंग स्टॉक 65,000, टू ओपनिंग स्टॉक 65,000। डन। चलो आगे, हो गया, लिख दिया। एक आइटम का इफेक्ट खत्म हो गया। कितना इजी है, सब आइटम रेडीमेड दिए, बस उसको क्या करना है? ट्रांसफर करना है कि नहीं? उसके बाद अगला आइटम बिल रिसीवेबल, कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट में। इस पे एडजस्टमेंट है क्या? यस, 28,000। ध्यान देना, अब यहीं से काम का पार्ट शुरू हो रहा है बेटा। बिल रिसीवेबल बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख रहा हूँ 28,000। इस पे एडजस्टमेंट है, एक एडजस्टमेंट है मुन्ना, देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बिल रिसीवेबल। सर यहाँ क्यों लिखा? अरे ऊपर कर फिक्स असेट होती है और नीचे करंट असेट होती है। जनरली फॉर्मेट कैसा होता है? ऊपर लॉन्ग टर्म असेट और नीचे शॉर्ट टर्म, राइट? ओके, सो ऊपर में लॉन्ग टर्म असेट है और नीचे शॉर्ट टर्म असेट है। तो मैंने बिल रिसीवेबल नीचे लिख दिया एक अंदाज सा जगह देख करके। सर अगर अंदाज थोड़ा गलत हो गया जगह का, ऊपर गलती से लिख दिया, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। बोलो बेटा बिल रिसीवेबल का कितना अमाउंट है, बताओ फटाफट से। 28,000। बट ये अमाउंट में कहाँ पे लिखूंगा मालूम है क्या? इनर कॉलम में। सर क्यों इनर में, क्यों आउटर में क्यों नहीं? क्यों बोला बेटा, बताओ। क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट आएगी तब देखेंगे। अभी इनर कॉलम में लिख दो, खत्म, क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है ना। उसके बाद अगला आइटम बिल रिसीवेबल के बाद बताओ तो। वेजेस एंड सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बोलो कहाँ लिखूंगा वेजेस? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिख दो। सैलरी एंड वेजेस होता तो पीएनएल में लिखता, वेजेस एंड सैलरी है तो ट्रेडिंग में। पहला वर्ड क्या है? वेजेस, सो ट्रेडिंग के डेबिट में डोमिनेंट यहाँ पे वेजेस है। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टू वेजेस एंड सैलरी। कितना है बेटा वेजेस एंड सैलरी, बताओ? 9,000। प्लीज़ मेरे साथ साथ में सारी चीज़ें लिखो, जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ पे पूछो। कसम है आपको, आपके चाहने वालों की। आपने तब के तब डाउट आए तो पूछना है मुन्ना।
और हाँ, यहाँ पे आप डाउट पूछ रहे हो, आपने देखा हुआ है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पता है, एक बार तो भी आपने देखा है। हाँ बताओ, उसके बाद क्या है? डेटर्स। भाई साहब, डेटर्स पे तो 3 एडजस्टमेंट है। डेटर्स कहाँ लिखना चाहिए? बैलेंस शीट के एसेट में लिख दो ना फिर, 132 500, बट इस पे एडजस्टमेंट है, राइट। बिल रिसीवेबल पे भी एडजस्टमेंट था, एक लाइन की जगह छोड़ दिया मैंने यहाँ पे, और उसके बाद लिख दिया मैंने डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट कितना था? 132 500। ये भी कहाँ लिखूंगा? इनर कॉलम में। क्यों इनर कॉलम? अरे उस पर भी एडजस्टमेंट है ना, यस और नो। उसके बाद अगला आइटम फटाफट से बताओ बेटा। हाँ, बैड डेट। बैड डेट ये क्या है? लॉस है। लॉस कहाँ रहता है? ट्रेडिंग में या पीएनएल में? पीएनएल के डेबिट में। इस पे भी एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में, 1000। ले मुन्ना, बैड डेट इनर कॉलम है, कोई तकलीफ? चलो आगे। बैड डेट के बाद अगला आइटम बोलो बेटा, परचेज। परचेज कितना है? 1,48,000। इस पे एडजस्टमेंट है, बोलो बेटा कितनी है? 148। कहाँ लिखो? टू परचेज इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है। हाँ, परचेज के बाद मोटर कार। मोटर कार पे एडजस्टमेंट है क्या? देखो, मोटर कार बिल्डिंग मशीनरी पे डिप्रिसिएशन था, कार पे नहीं था ना। बहुत बढ़िया, मोटर कार पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कितना है? 68,000। कहाँ लिखो बेटा? डन, आउटर कॉलम में लिख दिया। अगला आइटम पढ़ो, नेक्स्ट आइटम फटाफट से। हाँ, नेक्स्ट आइटम मशीन। मशीन का अमाउंट बता बेटा कितना है? 1,14,000। एडजस्टमेंट है ना? ठीक है, लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट आइटम ऑडिट फीस। कहाँ लिखो? बोलो बोलो, पीएनएल में। ऑडिट फी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बोल बेटा कितना अमाउंट है? नेक्स्ट आइटम 1,200। ये हो गया, ये हो गया। सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कहाँ लिखो? सेल्स में से माइनस कर दो, बरोबर ना। या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल्स में से माइनस करो, या तो अपोजिट में लिख दो, डेबिट में। सेल्स रिटर्न कितना है? 2,000। एडजस्टमेंट नहीं है ये। हाँ, ये तो और बच्चा बोलेगा एडजस्टमेंट है क्या? नो। सेल्स में से सेल्स रिटर्न क्या होता है? माइनस। कितना है? 2,000। सेल्स अभी तक पता नहीं है, सेल्स आएगा क्रेडिट बैलेंस में। अगला आइटम फटाफट से देखो, डिस्काउंट। ये डिस्काउंट अलाउड है या रिसीव्ड है? क्या बोलते हो आप लोग? अल्पना, अलाउड है या रिसीव्ड है? रिसीव्ड है या अलाउड है? कैसे? ये मिला है कि दिया है? कहाँ लिखा तो नहीं यहाँ पे। डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस वाला डिस्काउंट है, मतलब मिला है, मतलब इनकम है। इनकम का क्रेडिट बैलेंस होने, डेबिट बैलेंस है, ऐसा बोलना चाह रहे हो? डेबिट बैलेंस वाला डिस्काउंट मतलब ये इनकम है या खर्चा है? कॉमन सेंस। एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस। एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, इनकम का क्रेडिट बैलेंस। ये डेबिट बैलेंस वाला है, मतलब डेफिनेटली ये एक्सपेंस है, मतलब ये दिया है, मिला नहीं है। समझ में आया क्या? बेसिक की ज़रूरत क्यों है? तो सब लोग साथ में। नहीं, मैं टॉन्ट नहीं मारो, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मैं किसी को टॉन्ट नहीं मारूँ। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि बेसिक की ज़रूरत है। तो चलो, एक तो पक्का है, सानिका और जानवी तो रुक रहे हैं यहाँ पे, अल्पना भी रुक ही रही है मतलब। हाँ, ये तो सबसे पहले हाँ बोली थी बच्ची। हाँ, सलाम है तेरे को बॉस। और सानिका भी रुक ही जाएगी अब। सानिका, सानिका अब ये बता मेरे को, तू ये तूने गलत कैसे क्या बोल दी थी?
चल ठीक है, मैं एक दो मौके और देता हूँ, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा ध्यान देना आप सबने अच्छे से। नेक्स्ट बिल्डिंग, बता बेटा बिल्डिंग कहाँ जाएगा? एनीबॉडी? बिल्डिंग कहाँ जाएगा? एसेट। लिखू क्या एसेट में? ले मुन्ना, बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन है क्या बताओ? यस, एडजस्टमेंट है उसके ऊपर, कितना आया? 75,000। बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट आइटम कैश एट बैंक, कहाँ जाएगा? एसेट। लिख दूं क्या? कहाँ लिखूं कैश एट बैंक? डेटर्स में 3-3 एडजस्टमेंट थी, ज्यादा जगह छोड़ना। डेटर्स में 3-3 एडजस्टमेंट थी, मालूम है ना, 3-3 स्टार मार्क है, तो ज्यादा जगह छोड़ देना। कैश एट बैंक कितना है बेटा बताओ? 12,000 आउटर कॉलम में। कैश एट बैंक के बाद 10% इन्वेस्टमेंट, राइट? 10% इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? एनीबॉडी? वेरी गुड। 10% इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड। कितना है अमाउंट? 20,000। डन। उसके बाद एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 9 मंथ। हे प्रभु, एडवर्टीजमेंट कितने महीने के लिए पे कर दिया है? 9 मंथ का पे कर दिया, मतलब 3 महीने का पे करना बाकी है। ये है एडजस्टमेंट। सर कैसे समझा? ब्रैकेट में लिखा हुआ था ना, 9 महीने का एडवर्टीजमेंट पे किया, मतलब 3 मंथ्स का पे करना बाकी है। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे, नहीं सर हो सकता है 9 महीने किया, ऐसा अजम्पशन नहीं लेना। पेड फॉर साल कितने महीने का है? 12 महीने का। 9 महीने का एडवर्टीजमेंट पे कर दिया, तो ऐसा अज्यूम करना 3 महीने का देना बाकी है, राइट? पक्की बात। अगर ये 9 महीने का एडवर्टीजमेंट उतना ही किया रहता तो ये आपको दिया नहीं रहता, फिर बस इतना बोल दिया रहता एडवर्टीजमेंट 4,500। यहाँ पे बोला इन्होंने 9 महीने का पे कर दिया, मंजे मतलब 3 महीने का पे करना बाकी। एडवर्टीजमेंट 4,500, इस पे एडजस्टमेंट है। सर नीचे लिखा तो नहीं था, इसको हिडन एडजस्टमेंट बोलते। एडवर्टीजमेंट 4,500 इनर कॉलम में लिखा मैंने, राइट? कौन सा देखना है? डन। सब लोग मेरे साथ साथ में लिख रहे हैं ना? मिस नहीं होने देना बेटा एक भी आइटम, ठीक है? एडवर्टीजमेंट लिख दिया। उसके बाद रॉयल्टीज 3,000 कहाँ जाएगा? बरोबर। कितना बेटा रॉयल्टी? 3,000, राइट? चलो आगे। ये इन्वेस्टमेंट और ये एडवर्टीजमेंट, ये लास्ट के अंदर में पॉइंट देखेंगे कौन कौन सी चीज़ों पे हिडन एडजस्टमेंट रहती है। हिडन मतलब नीचे नहीं दिया है, बट आपको खुद से होके समझना होगा। सर इन्वेस्टमेंट में क्या है बताऊंगा, लास्ट में डिस्कस करेंगे। आ जाओ, हो गई क्या डेबिट साइड पूरी खत्म? देन जनरल रिजर्व 14,500 कहाँ जाएगा? रिजर्व, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, रिजर्व सरप्लस फायदा, बरोबर है ना? फायदा कहाँ जाएगा? ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड करेंगे, या अलग से दिखा दो रिजर्व। ये देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ जनरल रिजर्व। रिजर्व ये प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो आपने साइड में निकाल करके रखा हुआ है। कितना है बेटा रिजर्व बताना? अमाउंट 14,500। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपने साइड में निकाल के रखा। ये रिजर्व पार्टनरशिप फर्म की क्या है? लाइबिलिटी टूवर्ड्स वुम, टूवर्ड्स ओनर। देन कैपिटल दिया है दया और क्षमा का,
कितना है 160 और 120। दयास कैपिटल 160 और क्षमास कैपिटल 120। सर इनर कॉलम में क्यों लिखा है, इसमें प्रॉफिट लॉस एटलेस होगा ना। उसके बाद क्रेडिटर्स दिए 98,000, आरडीडी दे दिया है 1800। पहले क्रेडिटर्स देखते हैं 98,000। क्रेडिटर्स कहाँ लिखो, लायबिलिटी में। बरोबर, डन। और उसके बाद आरडीडी दिया है बेटा ट्रायल बैलेंस के अंदर में, ध्यान देना सब लोग। ट्रायल बैलेंस का जो आरडीडी है वो कहाँ जाएगा, ये ओल्ड आरडीडी है। एडजस्टमेंट में जो दिया है वो न्यू आरडीडी है, ओल्ड आरडीडी है। ऑलरेडी आपने इतना आरडीडी क्रिएट करके रखा है 1800 का। अब ध्यान से सुनना, ये मुन्ना देखो तो जरा, ये जो अपना पीएनएल अकाउंट है ना, पीएनएल अकाउंट में बैड डेट और नया बैड डेट हुआ तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, प्लस न्यू आरडीडी रहा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और देखो ओल्ड आरडीडी रहा तो यहाँ से माइनस होगा। मतलब इस स्प्रेड में नेट कितने का आरडीडी क्रिएट करना है वो समझ में आ जाएगा। सो हमेशा ध्यान रखना, बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। अब यहाँ पे ये हमने ऐसा क्यों किया, 2 सेकंड के लिए बोर्ड पे ध्यान देना बेटा। देखो तो, जैसे मान लो डेटर से 100 रुपये का और आपको बोला है कि आरडीडी क्रिएट करना है 10%, तो देयरफॉर आरडीडी रिक्वायर्ड कितना रहेगा बेटा, बताओ तो जरा मुझे। 10 का, 100 का 10% 10 होता है ना, तो आरडीडी कितने का क्रिएट करना है, 10 का। बट ट्रायल बैलेंस के अंदर में ऑलरेडी पुराना वाला आरडीडी दिया हुआ है, मान लो 7 का, तो बताओ फर्दर आरडीडी कितना क्रिएट करोगे आप। टोटल आरडीडी कितना चाहिए, 10, बट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है कि ऑलरेडी कितना क्रिएटेड है, ओल्ड 7, तो और कितना क्रिएट करोगे, 3। कैसे निकाला आपने 3, इसमें से ओल्ड माइनस किया ना, तो मैं भी तो वही कर रहा हूं। फर्दर और कितने का आरडीडी क्रिएट करना है, जैसे ध्यान देना, मेरा बर्थडे आने वाला है, बर्थडे के लिए 10,000 रुपये का पार्टी का एक्सपेंस होने वाला है, तो मुझे टोटल कितने पैसे का जुगाड़ लगाना है, 10,000 का। फिर मैंने मेरे जेब में देखा ऑलरेडी 6,000 पड़े थे, तो मुझे फर्दर कितने की प्रोविजन क्रिएट करना है, बस 4 की। टोटल खर्चा 10 का है, ऑलरेडी मेरे पास 6,000 पड़े हैं, सो मुझे और कितने की प्रोविजन करना है, 4 की। मतलब ऑलरेडी जो पुराने पड़े हैं, ऑलरेडी जो पुराना आरडीडी है उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लॉजिक समझ में आया सभी को। सो पुराना वाला आरडीडी मैंने क्या किया, लेस कर दिया, तो मुझे समझ में आ जाएगा ओल्ड कितना, नया और कितना क्रिएट करना है। बताओ तो ओल्ड आरडीडी कितना दिया है यहाँ पे, ओल्ड आरडीडी दिया है 1800। लिखो ओल्ड आरडीडी 1800 लिखो बेटा। ये 5-6 बार और देखने वाले हैं, बैड डेट, न्यू बैड डेट, न्यू आरडीडी, ओल्ड आरडीडी, है ना। स्पेसिफिकली इसके ऊपर 15 से 20 मिनट का एक और एडजस्टमेंट्स लेकर के हम लोग पूरा लेक्चर के लिए, लेक्चर में इसके लिए टाइम डेडिकेट करेंगे, खास करके आरडीडी के लिए। अभी क्या करो, ये फॉर्मेट सबसे भी लिख लो, बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। ओल्ड कहाँ पे दिया रहेगा बताओ, ट्रायल बैलेंस में। न्यू कहाँ पे दिया रहेगा, एडजस्टमेंट में। ये आपके लिए लिखवा के दे रहा हूँ, ये आंसर का पार्ट नहीं है। और ये बैड डेट कहाँ दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस में। तो न्यू बैड डेट या न्यू आरडीडी ये ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है, ओल्ड आरडीडी या ओल्ड बैड डेट ये ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है, राइट। चलो आगे, सब ध्यान देना अच्छे से। अगला आइटम पढ़ो, सेल्स। सेल्स पे एडजस्टमेंट थी 2,85,500, लिख दूं 2,85,500 सेल्स पे एडजस्टमेंट है बच्चों, इनर कॉलम में लिखा देख लो। सेल्स के बाद अगला आइटम आउटस्टैंडिंग वेजेस 700, परचेस रिटर्न 4,000। और ये कौन सा डिस्काउंट है, ये कौन सा डिस्काउंट है,
हाँ बोलो बोलो, मिला है मतलब इनकम या एक्सपेंस, वेरी गुड, इनकम। तो ये जाएगा पीएनएल के क्रेडिट में, परचेस रिटर्न परचेस से माइनस होगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी। बोलो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग वेजेस 700, फिर उसके बाद क्या बोला है आगे बेटा, परचेज रिटर्न 4000, परचेज में से माइनस हो जाएगा ना, और उसके बाद और क्या बेटा लास्ट में, डिस्काउंट रिसीव्ड 1800। क्रेडिट साइड में इसलिए मैंने रिसीव्ड अज्यूम किया उसको, क्रेडिट बैलेंस है ना उसका, डेबिट बैलेंस रहता तो एक्सपेंस होता, क्रेडिट बैलेंस है मतलब क्या है, इनकम। डन, सारे आइटम मैंने लिख दिए ट्रायल बैलेंस के जितने भी थे। किसी को यहाँ तक कोई डाउट समस्या आपत्ति? अब उसके बाद लाइन बाय लाइन एक एक एडजस्टमेंट पढ़ बेटा। सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या थी, क्लोजिंग स्टॉक। बोलो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखूँ अब मैं, क्लोजिंग स्टॉक, मुन्ना प्लीज ध्यान देना सब लोग, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखना है, हाँ ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, याद आया क्या, ये लिखा हुआ है अपने ऐसा में सोच रहा। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट बता बेटा, 40,000। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में, स्टॉक वही दिखाएंगे ना, स्टॉक हमारे लिए एसेट है, स्टॉक कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। डन। अगली एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी एट 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। बिल्डिंग पे कितना डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, 5%, और मशीन पे कितना परसेंट, 3%। चलो देखो तो, बिल्डिंग पे 5 और मशीन पे 3, चलो निकालो, बिल्डिंग पे 5%, इसका 5% निकाल बेटा, 75,000 का, 75,000 का 5% निकालो बच्चों, इजी है, ओरल है। देखो 75,000 का 10% कितना आता है, 7,500, बरोबर ना, तो इसका आधा कर दो, 3750, बरोबर है कि नहीं, और तो ओरल है ना, 7,500 का आधा 3,750 रुपए। चलो डिप्रिसिएशन क्या करता है, एसेट को बढ़ाता है या कम करता है, लिख दो आउटर कॉलम में, कितना आ जाएगा, 3 गए 72, 71,250। डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, डिप्रिसिएशन ये एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, बिल्डिंग 3750, बरोबर, डन। वैसी मशीन के ऊपर कितने का डिप्रिसिएशन है बताना, मशीन के ऊपर है 3%, निकालो इसका 3% डिप्रिसिएशन। कैसे निकालेंगे बेटा 3%, देखो रफ वर्क है, 1,14,800 है ना, देखो फिगर को 3 टुकड़ों में तोड़ देते हो ओवरली, 1,14,000 और 800, 1,00,000 का 3%, 3,000, 1,00,000 का 3%, 3,000, 14,000 का 3%, 120, 14 3 जा 14, सॉरी 14,000 का 3%, 420, यस और नो, अरे 14 3 जा 420, 14 3 बेचार, 14,000 का 10% आता है 1,400, 5% 700, 3% 420, या फिर डायरेक्ट कर लो ना 14,000 का 3%, बरोबर है क्या, 14,000 का 3% आ गया 420, और 800 का 3% 24 रुपए, 8 3 24, बोलो कितना आया, 3,444, टोटल कर लो तीनों का,
चलो माइनस करो और बताओ मुझे कितना आ रहा है। और 3444 का दूसरा इफेक्ट दे दो फटाफट से। कहाँ लिखेंगे बेटा दूसरा इफेक्ट बता दो। डेप्रिसिएशन मशीन 3444। चलो माइनस करो बताओ। 114 में से 3 गए 11, 1,11,000। 800 में से 444 800 356 बरोबर है। अब वर्किंग वही करो भरे, क्वेश्चन के आखिरी में भी किया चलेगा। एग्जाम में वो वर्किंग जो आप रफ वर्क कर रहे हो ना, वो पेपर के लास्ट पेपर पे, हाँ ये प्लस माइनस जो कर रहे हैं ना, ये उसी क्वेश्चन के लास्ट में भी किए तो चलेगा, या आपके एग्जाम पेपर में जो सबसे लास्ट के 2 पेज रहेंगे उसमें भी किया तो भी चलेगा। रफ वर्क एग्जाम पेपर में जो आपका, हाँ हाँ यहाँ पे चलेगा, आपकी बुक में लास्ट के 2 पेजेस पे कर लो चलेगा। हाँ कर सकते, डन दे दिए। उसके बाद का एडजस्टमेंट यहाँ से आगे बाकी एडजस्टमेंट देखेंगे टुमारो। बोल मुन्ना लिखो। हाँ बस क्या सानी का ऐसा करेगी, छोड़ के जाएगी तो अल्पना। डन। 10-15 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद स्टार्ट करें। बेटा 11th वाले सारे बच्चे आ जाओ सामने। आज आपके नसीब है बेटा, आपको आपके सीनियर के साथ सीट शेयर करने का मौका मिल रहा है, सो प्लीज थैंक्स टू देम। तो गलत कहाँ बोल रहा हूँ, इनके नसीब नहीं है। 11th में इनको 12th के बच्चों के साथ बैठने का मौका मिल रहा। मुझे अगर ऐसा मौका मिलता था तो मैं तो खुशी खुशी बैठता था। एक 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, बस 10 मिनट में मैं स्टार्ट करूँ। वो यूट्यूब पे ये कर रहा है, चैनलाइज कर रहा है। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं मुन्ना, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो अपने चैनल पे।